Everybody, please switch on your camera and keep your mic mute. Everybody, switch on your cam. Okay, we'll start today's session. So we have seen yesterday about the importance and features of business policy. Okay, ये अपना सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड उसमें हम लोग ने देखा कि व्हाट इज द बिजनेस पॉलिसी, बिकॉज पॉलिसीज जो है उसके बेस पर स्ट्रेटेजी बनती है. करेक्ट. नाउ वी विल सी द एसेंशियल्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी कि बिजनेस पॉलिसी कैसी होनी चाहिए. सो फॉर दैट देयर आर सम गाइडलाइन. स्पीक लाउडली. अभी ठीक है दीपक? नाउ इट इज ओके? Yes, एम आई ऑडिबल? सबको मैं सुनाई दे रहा हूँ ना ठीक से? ओके. ओके, सो नाउ हाउ अ बिजनेस पॉलिसी शुड बी. पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए स्पेसिफिक, कि वह क्लियरली बता दे कि क्या पॉलिसी का मतलब है. कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो बातें करते हैं उसके दो मीनिंग निकल सकते हैं कि भाई अगर कोई चीज एक्स अमाउंट में मिलती है तो खरीद लो, नहीं मिलती है तो क्या करना है. अगर एक्स अमाउंट मिले तो खरीदो, नहीं तो नथिंग इज क्लियर. ओके, सो आपकी जो पॉलिसी वो क्लियर होनी चाहिए. समटाइम नेगेटिविटी आंसर नहीं होता कि अगर इफ नॉट यस देन नो, ऑटोमेटिक ऐसा नहीं होता. जैसे हमने कई बार सुना है कि आप अगर सिगरेट नहीं पियोगे, अगर सिगरेट पियोगे तो 10 साल जल्दी मर जाओगे, तो सिगरेट दारू पियोगे तो 10 साल जल्दी मर जाओगे. तो उसका उल्टा तो नहीं होता कि सिगरेट और दारू नहीं पिया तो आप 100 साल तक जियोगे. बट देयर इज सम गाइडलाइन, देयर सम क्राइटेरिया. उसका उल्टा नेगेटिव नहीं होता कि अगर मुझे जो है मुझे ये नहीं मिला, ओके, मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं मिली तो मैं किसी को भी नहीं लेने दूंगा. हाँ, इट इज पॉसिबल. मुझे आईफोन लेना, दुनिया भर में किसी को मैं आईफोन नहीं लेने दूंगा. पॉसिबल है ऐसा? क्या मैं पूरी दुनिया में जाकर आईफोन रोक सकता हूँ? हाँ, मैं अपने लेवल पे अपने लिए बोल सकता हूँ. बट ये जो बातें हैं समटाइम उसका नेगेटिव, उसका उल्टा नहीं होता कि आपने अगर योगासन किया तो आप 100 साल तक जियोगे. तो योगासन नहीं किया तो कल के कल मर जाएंगे क्या? सो ऑलवेज इट शुड बी स्पेसिफिक, देयर शुड बी नो एम्बिग्विटी. वहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई तुम कहना क्या चाहते हो. ओके, कि ये आप जो प्रोडक्ट लेने जा रहे हो अगर वो 10,000 मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो क्या करना है, लेना है नहीं लेना है. सो आपका जो पॉलिसी है वो क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं चाहिए. एम्बिग्विटी मतलब कि जिसका एक से ज्यादा मतलब निकलता हो. नहीं पॉसिबल है कि आप कुछ परचेस करना चाहते हैं, मार्केट में आपके रेट से नहीं मिल रहा तो आप वेट करते हो, या वेट करना है या थोड़े किसी और के पास चेक करना है, कोई अदर सप्लायर के पास जाना है. यू हैव टू मेक इट क्लियर. जब तक आप क्लैरिटी नहीं दोगे तब तक उस बात में कंफ्यूजन बना रहेगा. तो ये जो स्पेसिफिक का मतलब है कि आपका उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी नो कंफ्यूजन. आपकी पॉलिसीज इतनी क्लियर होनी चाहिए कि वो आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा यस इसका मतलब ये निकलता है.
और इसीलिए ऑलवेज जो है क्लैरिटी को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि व्हाई इट शुड बी क्लियर, क्योंकि इससे क्या होता है कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता। आपके वर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि आपके वर्ड्स क्लियरली इंडिकेट करें। नेक्स्ट इज इट शुड बी रिलायबल एंड यूनिफॉर्म। पॉलिसी सबके लिए सेम होनी चाहिए, किसी एक पर्सन के लिए अलग पॉलिसी, किसी दूसरे पर्सन के लिए अलग पॉलिसी, ये नहीं होना चाहिए। आपके कस्टमर्स भी बहुत सारे होंगे, आपके एम्प्लॉयज भी बहुत सारे होंगे, तो जो पॉलिसी आपने एम्प्लॉयज के लिए बनाई वो सबको सेम तरीके से इंप्लीमेंट होनी चाहिए। जो पॉलिसी आपने क्लाइंट्स के लिए बनाई उसके लिए सेम पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। हाँ, अगर आप कुछ बेनिफिट देना चाहते हो, जैसे कि भाई अगर मेरा बहुत बड़ा क्लाइंट है तो मैं उसको डिस्काउंट ज्यादा दूंगा, तो वो पॉलिसी आप अलग से फ्रेम कर सकते हो कि भाई आपका अगर मेरे साथ बिजनेस इतना ज्यादा है तो आपको हम एडिशनल डिस्काउंट देंगे, बट वो भी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो टाइम पे डिसीजन लो, कस्टमर को देख के डिसीजन लो, कोई अच्छा कस्टमर है तो उसके लिए डिसीजन अलग होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आपके एम्प्लॉयज है, क्योंकि कंपनी के टॉप मैनेजमेंट पॉलिसी डिसाइड करते हैं, और अगर उन लोग ने क्लैरिटी नहीं दी तो जो लोअर मैनेजमेंट है वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा। उसको हर बात में बार बार ऊपर जाके पूछना पड़ेगा, ऊपर इन द सेंस टॉप मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा कि सर ऐसा ऐसा है, क्या करूं। एंड देन सम टाइम इट मे हैपन कि वो इरिटेट हो जाएंगे, कह रहे क्या है तुम बार बार मुझे पूछने आता, तुम्हें समझता नहीं क्या। तो ये समझना इसलिए नहीं आता उनको क्योंकि आपने पॉलिसी में क्या किया, क्लैरिटी नहीं रखी, आपने पॉलिसी को यूनिफॉर्म नहीं रखा। अगर आपने पॉलिसी यूनिफॉर्म रखी होती तो सबको एक ही जैसा आपको क्या मिलता, ट्रीटमेंट मिलती। इसलिए पॉलिसी शुड बी यूनिफॉर्म एंड इट शुड बी रिलायबल, कि इसका वर्ड ट्रस्ट कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। एंड रिलायबल कब होता है आदमी, या पॉलिसी रिलायबल कब होती है, कि जब वो क्लियरली डिफाइंड हो। जैसे आप लोग ने देखा होगा, पढ़ाई में भी आपने देखा रहेगा कि ऐसा है कि भाई क्रॉस केटी रहेगी तो आपको आगे जाने नहीं मिलता, यानी कि फर्स्ट सेम में केटी है, थर्ड सेम में केटी है तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि एजुकेशन की पॉलिसी है। अब अगर वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होता तो क्या होता, हर स्टूडेंट अलग अलग जाके पूछता कि मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म क्यों नहीं मिल रहा। मे बी किसी को दे दिया जाता, किसी को नहीं दिया जाता, अगेन इट विल बिकम कंफ्यूजन, उसके ऊपर से कॉन्फ्लिक्ट, उसके ऊपर से झगड़े, ये सब हो सकता है। इसलिए इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड कि भाई आपका फर्स्ट एंड थर्ड सेम में अगर आपका केटी है तो आपको नेक्स्ट सेम में जाने नहीं मिलता। और ये सब चीजें कौन डिसाइड करता है, टॉप मैनेजमेंट। और इसमें इन दिस सिचुएशन टॉप मैनेजमेंट कौन है, मुंबई यूनिवर्सिटी। सो कंपनीज में भी यही हाल होता है, कंपनीज में भी आपकी पॉलिसी रिलायबल होनी चाहिए जिसके ऊपर आप भरोसा कर सके। आपकी पॉलिसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए कि जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ना हो, सबके लिए सेम पॉलिसी हो। नाउ इट शुड बी एप्रोप्रिएट, पॉलिसी शुड बी एप्रोप्रिएट, कि वो जिसके लिए भी आप पॉलिसी बना रहे हो उसके लिए वो ठीक ठाक हो। अगर मैं पॉलिसी बनाऊं कि मेरे स्टूडेंट का मैं रोज 10 लेक्चर लूंगा, तो आप लोग बैठ पाएंगे 10 लेक्चर? शायद मैं तो लेक्चर ले भी लूं, मेरी तो आदत है, मैं तो 10 घंटे बोल भी लूं, लेकिन आप लोग का क्या हाल होगा, थक जाओगे, पक जाओगे, बोर हो जाओगे। ओके, सो अप्रोप्रिएट नहीं है ये पॉलिसी। अगर मैं ऐसे हो गया चलो एक साथ आप 20 रोटी खा जाओ, बोला नॉट अप्रोप्रिएट। हमें भूख कितनी है, हमारे पेट में जगह कितनी है, ये सब डिसाइड करता है व्हाट शुड वी ईट एंड हाउ मच शुड वी ईट। तो अप्रोप्रिएट नहीं है। जैसे छोटे बच्चे को बोला कि चलो एक तुम काम करो, 50 माले का बिल्डिंग चढ़ जाओ, अबे छोटा बच्चा है वो, 2 माला तक नहीं चढ़ सकता, तुम उससे 50 माले का बिल्डिंग चढ़ने बोल रहे हो, यूथ भी थक जाएंगे 50 माले का बिल्डिंग। तो अप्रोप्रिएट मतलब कि उसके ऊपर वो प्रॉपरली सूटेड हो, उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएट, कि उसको सूट करे। अगर उसको वो पॉलिसी या वो चीज सूट नहीं कर रही तब उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। एग्जाम के लिए आपको स्टडी लीव मिलती है कि आप एग्जाम के पहले पढ़ने के लिए आपको छुट्टी, लेकिन सडन बोल दिया कि चलो स्टूडेंट वेरी गुड, कल आपका फाइनल एग्जाम है, आप उसको डील कर पाओगे? आधे लोग को तो अटैक आ जाएगा, सर कल एग्जाम है, फाइनल एग्जाम कल, पढ़ने के लिए टाइम तो दो। सो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट कि भाई बच्चे लोग को आपने पढ़ाया, अभी तो पढ़ा है, अभी तो लेक्चर खत्म हुआ, उनको थोड़ा स्टडी करने दो, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने दो, थोड़ा उनको माइंड में एब्जॉर्ब करने दो। आप कल का कल एग्जाम थोड़ी ना ले सकते हैं। सो दिस इज अबाउट अप्रोप्रिएशन, कि अप्रोप्रिएट है या नहीं है, मतलब उसके लिए वो तर्क संगत है, उसके लिए वो लॉजिकल है या नहीं है। उसका मतलब सिंपल, पॉलिसी भी सिंपल, उसमें कोई भी भारी भक्कम वर्ड नहीं होनी चाहिए कि जो समझ में ही नहीं आए। अमेरिकन कहते हैं ना 3 इडियट में, कि समझ में तो आना चाहिए। आप इतना भारी भक्कम वर्ड बोले, लंबा चौड़ा लेक्चर बोल देते हो, इट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड।
लोगों को सिंपल लैंग्वेज ज्यादा पसंद आती है, फिर वो कस्टमर हो या स्टूडेंट हो, इसलिए सिंपल लैंग्वेज यूज करो। आप अपने लाइफ में भी ये प्रिंसिपल बना लो। मे भी कुछ लोग का इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, ओके, तो एकदम भारी भक्कम इंग्लिश वर्ड, जैसे कि शशि थरूर का इंग्लिश सुना है? आप उसका इंग्लिश, उसका लेक्चर सुनोगे ना आधे घंटे का, तो उसमें आपको डिक्शनरी लेनी पड़ेगी, 2-3 वर्ड तो ऐसे मिलेंगे जो आपको पता ही नहीं चलता कि क्या बोल रहा है। सो कभी भी अपना नॉलेज किसी के ऊपर झाड़ो मत। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस, ट्राई टू एक्सप्रेस। ओके, आपको कितना भी भारी भक्कम वर्ड आते हो, बट डोंट यूज इट, यूज सिंपल लैंग्वेज जो इजीली समझ में आ जाए। इसलिए मैं अपने लैंग्वेज जो है वो हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में मैं यूज करता हूँ। मैंने भी हमें कई बार बोलती है कि यू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। बोला बस सर, स्टूडेंट सामने समझने चाहिए, मैं इंग्लिश में झाड़ 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 दूं, वी कैन सी दैट द रीजन ऑफ दिस इज हाउ वी कैन अचीव, एंड पर समझ में नहीं आया स्टूडेंट को फायदा क्या? स्टूडेंट को हमारी बातों का मतलब समझ में आना चाहिए। मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा हो, वो कोई रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा हो, जैसे मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती, तो कभी कभी उसको बात समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। 100% इसलिए मैं ऑलवेज मेरे जो लेक्चरों में हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में लेता हूँ, सो दैट अगर आपको कोई इंग्लिश का वर्ड समझ में ना आए तो आप मेरे पास से वो सीख सको, समझ सको। और मेरी आप सबसे एक एडवाइस है, आपका एक्सपर्टी लेवल क्या है मुझे नहीं पता, आप इंग्लिश में कितना एक्सपर्ट हो, आप कितना अच्छा इंग्लिश बोल लेते हो, आई डोंट नो, बट मेरा एक सजेशन है आप लोगों से कि ऑनलाइन डायरेक्टरी मिलती है, मतलब ऑफलाइन डायरेक्टरी आपके इंटरनेट के ऊपर को फ्री में मिल जाएगी प्ले स्टोर में, उस डिक्शनरी को डाउनलोड कर लो, डिक्शनरी को डाउनलोड कर लो, और जब भी आपको कोई नया वर्ड मिले उसको इमीडिएटली उसमें चेक कर लो, चेक करो कि ये नया वर्ड का मतलब क्या होता है। क्योंकि आपको अगर इंग्लिश बोलना है, अच्छा इंग्लिश बोलना है, तो आपको ग्रामर आना चाहिए, और ग्रामर के साथ साथ आपके पास वर्ड्स होने चाहिए। अगर आपके पास वर्ड्स भी है और ग्रामर भी है तो आप अच्छा इंग्लिश बोल सकते हो। ओके, तो इसलिए ये कंडीशन रखो कि आप जो है डिक्शनरी डाउनलोड कर लो, और जब भी, और आजकल तो डिक्शनरी में वो टॉकिंग डिक्शनरी भी आती है, मतलब आपको प्रोनाउंसिएशन भी बता देगा। आप उसमें प्ले करोगे तो उसमें आपको अंग्रेज के आवाज में उसकी ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन के साथ में आपको मिलता है, मतलब आपको ये भी नहीं कि आप कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन कर दोगे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो है वो कभी कभी पर्सन टू पर्सन, कंट्री टू कंट्री वेरी हो जाता है। कभी कभी अमेरिकन लोग उसको अलग से बोलते हैं और यूके वाले अलग से बोलते हैं, और यूके वाले तो मतलब ऐसा हम लोग कॉलर टर्म लगे, अंग्रेजी हमारी लैंग्वेज है, ओके, वी आर द ओरिजिनल इंग्लिश मैन, वो तो अमेरिकन को भी कुछ नहीं समझते। तो ऐसे चीज में हम लोग कहाँ पर खड़े हैं? तो डिक्शनरी डाउनलोड कर लो, और उसमें अगर कोई नया वर्ड मिलता है तो उसे देखो, उसका मीनिंग समझो। जब ऐसे करते जाओगे तो आपको वन बाय वन, धीरे 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 आपका इंग्लिश का वोकेबुलरी बढ़ता जाएगा। वोकेबुलरी मतलब डिक्शनरी, आपके पास वर्ड्स बढ़ते जाएंगे, और आप बाद में अच्छी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। एकदम भारी भक्कम वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, सिंपल से वर्ड में आप अपने आप को बता सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, आपने भारी भक्कम वर्ड यूज किए हैं, लोग शायद इंप्रेस होंगे, हाँ क्या इंग्लिश बोलते हैं, बट उसको समझेगा कुछ नहीं। जबकि आप सिंपल इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे तो उसको आपकी वैल्यू होगी, नहीं भाई ये बहुत अच्छी और बहुत साफ सुथरी भाषा में बताते हैं, हमको इजीली समझ में आता है इनकी बातें, आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, लोग आपको अवॉइड नहीं करेंगे। वरना बोलेंगे आ गया अंग्रेज इंग्लिश की दुकान, आगे अभी भारी भारी अंग्रेजी वर्ड बोलेगा, आधे तो समझ में आएंगे ना, आधे ऊपर से जाएंगे, लेक्चर खत्म होते तो नींद आ जाएगी। सो इसीलिए ट्राई टू स्पीक इन अ वेरी सिंपल फॉर्म, सिंपल फॉर्म, अपने वर्ड्स को जानो। जैसे मुझे यही नहीं मालूम कि गुलाब के फूल को क्या बोलते हैं, तो मैं क्या बोलूं? गुलाब के फूल के वो दैट फ्लावर, दैट रेड रेड कलर फ्लावर, ओ दैट, अरे वो दैट ना, वो टाइटैनिक की हीरोइन, वो टाइटैनिक हीरोइन का नाम क्या था? रोज, ला रोज, वही 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 रोज। आपका ही उसमें मजाक उड़ेगा। इंग्लिश नहीं आना कोई बड़ी, कोई शर्म की बात नहीं है, बट तकलीफ क्या है कि आज वर्ल्ड वाइड जो हम कम्युनिकेट करते हैं उसमें हम लोग इंग्लिश का यूज करते थे, अंग्रेज हमारे सर पे राज करके गए थे। वरना फॉरेन कंट्रीज जैसे फ्रांस है, चाइना है, जर्मनी है, वो लोग तो अपनी भाषा ही बोलते हैं, उनको आता होगा इंग्लिश तो भी वो नहीं बोलेंगे, बोला हमारी लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज मतलब है। और देखा जाए तो इंग्लिश को ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा दुनिया बोली जाती है मैंडेरिन, इंग्लिश का तो तीसरा चौथा नंबर आता है, उससे ज्यादा तो फ्रेंच बोली जाती है। खैर एनीवेज, अपना फोकस क्या था कि कम्युनिकेशन, पॉलिसी के अंदर कम्युनिकेशन आया, और कम्युनिकेशन ये है कि पॉलिसी शुड बी सिंपल,
और से पॉलिसी का सिंपल होने का मतलब है कि उसका उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एकदम सिंपल होना चाहिए ताकि लोगों को बहुत आसानी से समझ में आए। और यहीं से बात शुरू हुई थी अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट इज इट शुड बी इंक्लूसिव या कॉम्प्रिहेंसिव। मतलब सारे पॉइंट्स, सारे उसके साथ जो रिलेटेड इश्यूज है वो सारे उसमें ऐड हो जाने चाहिए। जैसे कि भाई आपने स्टूडेंट्स के लिए रूल बनाया तो उसमें आपने गर्ल्स के लिए तो कुछ रूल्स अलग से बताया ही नहीं। ओके, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए कुछ अलग अलग रूल होने चाहिए ना, जैसे कि उनके रिक्रिएशन के लिए अलग रूम होना चाहिए। ओके, उनके वॉशरूम, उनका कैंटीन अलग होनी चाहिए, गर्ल्स रूम होना चाहिए। सो व्हेन वी आर डिफाइनिंग पॉलिसीज अबाउट द स्टूडेंट्स, तो मुझे उसमें दो चीज का ख्याल रखना है कि उसमें गर्ल्स के लिए भी कुछ रूल्स बने, बॉयज के लिए भी कुछ रूल्स बने। ओके, कभी कभी कुछ कॉलेज में तो सीटिंग अरेंजमेंट भी होता है। मैं आगे कॉलेज में था, वहां पर ऐसा था कि सारे बॉयज जो वो राइट साइड बैठेंगे, 4 लाइन थी, 4 रोज थी, बेंचेस की 4 रोज थी। तो उसमें ऐसा कॉलेज नहीं डिसाइड किया था कि लड़के लड़की साथ में नहीं बैठेंगे, क्योंकि वही कॉलेज के साथ में स्कूल भी था। तो बोले कि बच्चे लोग, स्कूल के बच्चे भी आपको ही देखेंगे, दे विल लुक एट यू एज अ रेफरेंस। तो वहां पर ऐसा था कि बॉयज को राइट हैंड साइड पे बैठना था, गर्ल्स को लेफ्ट हैंड साइड बैठना था। तो ये पॉलिसी थी और ये पॉलिसी उन्होंने क्लियर कट बताई थी, इसलिए स्टूडेंट को भी ध्यान में आ गया था कि भाई यहाँ पर वी कैन नॉट सिट विद द बॉयज, और गर्ल्स बोलेंगे मैं गर्ल्स के साथ नहीं बैठ सकता। सो दिस इज व्हाट कि आपके पॉलिसी शुड बी क्लियर फॉर जेंडर, फॉर योर कस्टमर, फॉर योर क्लाइंट्स, फॉर योर ओन एम्प्लॉइज। सबके लिए आपकी पॉलिसी शुड बी इंक्लूसिव, कि वो सबको इंक्लूड कर लेती है, इसमें कोई भी छूट नहीं जाता। आपको पूछना ही पड़ेगा, अरे कस्टमर्स के लिए क्या रूल है, एम्प्लॉयज के लिए क्या रूल है। तो सबके लिए क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। और रूल्स जो होता है वो एक सेम क्लास ऑफ पीपल के लिए सेम होता है। जैसे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के लिए सबके लिए सेम रूल। ऐसा नहीं कि भाई ये स्टूडेंट के लिए अलग सा रूल, वो स्टूडेंट के लिए अलग सा रूल। इट इज कॉमन फॉर एवरीबडी। और वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, मतलब उसमें सब कुछ, सारे पॉइंट्स उसमें कवर हो जाते हैं। ऐसा कोई पॉइंट नहीं रहेगा जिसमें आपको पूछना पड़े कि भाई ये पॉलिसी इसके लिए क्या है। आप पास होते हैं, फेल होते हैं, एडमिशन नया लेते हैं, आपने अपनी कॉलेज छोड़ के दूसरी कॉलेज में एडमिशन लिया, तो इन सबके लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज बनी होती है। ये हमारे कॉलेज लेवल की बात है। कंपनी में भी ऐसा होता है कि कंपनी में भी जो है वो क्लाइंट्स, एम्प्लॉइज और उसके जो एसोसिएटेड लोग हैं, सोसाइटी वगैरह, उनके सबके लिए अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। तो दिस इज हाउ कि इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, इट शुड बी इंक्लूसिव, इट शुड बी फ्लेक्सिबल। कि उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि भाई पत्थर की लकीर, एक बार पॉलिसी बन गई सो बन गई। वो सलमान जैसा नहीं कि एक बार कमिटमेंट कर दे तो मैं अपनी भी नहीं सुनता, ऐसा नहीं। यू हैव टू लिसन टू द पीपल्स डिमांड। क्योंकि पॉलिसी कभी ऐसी होती है कि भाई पॉलिसी जो है वो आपको कुछ तकलीफ देती है, पॉलिसी जो है वो आपको कुछ प्रॉब्लम देती है। जैसे कि मैंने पॉलिसी बना ली कि भाई हमारी स्टोर, मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ जिसमें हम कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, पर मेरी पॉलिसी ये है कि आपको हमारे शोरूम में आके खरीदना पड़ेगा, हम आपके घर पे डिलीवरी नहीं, भले आपको हजारों किलो का प्रोडक्ट क्यों नहीं चाहिए। अब अगर ऐसी पॉलिसी में रिजिड रखूं, उसको मैं फ्लेक्सिबल ना रखूं, तो इट मे हैपन के कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे मेरा बिजनेस टोटली बंद पड़ जाए। क्योंकि मेरी पॉलिसी थी, बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी कि भाई हम जो है किसी को होम डिलीवरी नहीं देते। एंड लॉकडाउन में सब लोग घर पे बैठे हैं, रिस्ट्रिक्शन है लोगों के ऊपर, तो इसलिए मुझे मेरी पॉलिसी चेंज करनी होगी। बहुत से लोगों को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी है बिकॉज ऑफ सच सिचुएशन, कि पहले जो होम डिलीवरी नहीं देते अभी वो भी होम डिलीवरी देने लगे। व्हाई? वरना उनका बिजनेस जो है वो सफर होगा। सो दैट इज व्हाई आपको आपकी पॉलिसीज जो है उसको फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है। जैसे टाइम आया वैसे आपको उसको क्या करना पड़ता है, उसको एकोमोडेट करना पड़ता है। भाई समय समय की बात है, वरना नॉर्मली हम ऐसा करते नहीं, लेकिन ये टाइम अलग है, इसलिए आपको वो अकॉर्डिंग टू द आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको अपनी पॉलिसीज को फ्लेक्सिबल करना पड़ता है। पॉलिसी शुड बी स्टेबल। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल? स्टेबिलिटी मतलब कि आपकी पॉलिसी जो है उससे कंपनी को स्थिरता मिल जाए, मतलब कि कंपनी शुड बी एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस वेरी इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। क्योंकि आपकी पॉलिसी ने सब कुछ क्लियरली डिफाइन किया है, इसलिए आपका जो डेली का जो रूटीन काम है वो चलता जाता है। बिकॉज सब लोग के पास एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, गाइडलाइन है। सो दैट इज व्हाई नोबडी विल गेट कंफ्यूज्ड कि अभी क्या करना है, व्हाट डू आई डू नेक्स्ट, क्या करूं मैं। हर सिचुएशन में उनको कैसे काम करना है उसके लिए पॉलिसीज बताई गई है कंपनी की। कई बार जो है कंपनी की पॉलिसीज को जो है उसकी बुकलेट बना के एम्प्लॉयज को दी जाती है, बिकॉज समटाइम सारी की सारी पॉलिसी याद ना भी हो, या फिर एचआर जो है
वो HR वाले इस बात का ख्याल रखते हैं कि यू शुड बी गेटिंग ऑल द पॉलिसीज, आपको जो भी पॉलिसी है उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर उसमें अलग अलग सेक्शन हो सकते हैं कि भाई दिस इज फॉर एम्प्लॉइज, दिस इज फॉर कस्टमर्स, दिस इज फॉर आवर सप्लायर्स, दिस इज फॉर आवर सेल्स पीपल, दिस इज फॉर अकाउंटिंग पर्पस। तो वो जो है पॉलिसी वो आप डिफाइन कर सकते हो, उसमें कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं होता। सो इट शुड बी इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। जैसे कोई पर्सन काउंटर पे बैठा है, कुछ सेल कर रहा है और उसको हर चीज के लिए, हर कस्टमर के साथ उसका कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा है, वो जा जाके अंदर मैनेजर से पूछ रहा है कि इसमें क्या करूं मैं, उसमें क्या करूं। तो क्या होता है, उसकी प्रोसेस डिले होती जाती है। लाइन में 10 लोग खड़े हो, हर के कस्टमर के पास जाके वो कस्टमर अपना मैनेजर के पास जाके पूछता है, फिर आके उसको कुछ बताता है। इट विल वेस्ट द टाइम। जो 10 लोग लाइन में खड़े होंगे, सबसे 10वें जो पर्सन, उसका नंबर कब आएगा? ये हर एक की उसमें 5-5 10-10 मिनट खराब कर रहा है, तो 1.5-2 घंटे चले जाएंगे और लास्ट वाले पर्सन को उसका अपना नंबर आने तक। तो इसीलिए स्टेबल जो है आपकी फंक्शनिंग, आपका डे टू डे वर्क वो स्टेबल बन जाता है अगर आपकी पॉलिसी डिफाइंड रही तो। अगर पॉलिसी आपकी फिक्स है, पॉलिसी आपकी क्लियर है, तो आपको कुछ भी टेंशन या कोई भी आपका काम जो है रुकता नहीं है। आप एज पर द पॉलिसी, एज पर द आपका आपका जो गाइडलाइंस है उससे आप काम करते जाते हो। ओके, नेक्स्ट इज गोल बेस्ड। हर पॉलिसी का कुछ गोल होना चाहिए। अगर मैं मेरे क्लाइंट के लिए कुछ पॉलिसी बना रहा हूँ तो इट शुड बी एबल टू मेक देम मोर कॉन्फिडेंट कि भाई वो मेरे क्लाइंट्स है, उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला, वो लोग जो है वो मेरी प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छी तरह से यूज कर पा रहे हैं, मेरी प्रोडक्ट को लोग अच्छी तरह से खरीद कर पा रहे हैं। तो वो गोल हो गया मेरा कि भाई क्लाइंट को इतना खुश रखो कि वो अपने पास ही प्रोडक्ट खरीदे, किसी के पास ना जाए, उसको जब भी प्रोडक्ट चाहिए वो हमारे पास ही आए। और ये उसका गोल है। और ये गोल कैसे अचीव करोगे आप खुद किसी कंपनी में वापस परचेस करने क्यों जाओगे? क्योंकि आप उस कंपनी से खुश हो तो आप जाओगे ना। तो उस कंपनी ने आपके साथ कुछ चीट किया, कुछ मिसबिहेव किया, आपके साथ कुछ झगड़ा किया, तो आप उसके पास वापस जाओगे? हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होता है, हमारा ईगो हर्ट होता है कि अरे वो अपने आप को क्या समझता है, मेरे साथ ठीक से बात नहीं की थी उसने। आप दूसरी बार उसके पास नहीं जाओगे। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, उस कंपनी का बिजनेस जो है वो खराब हो गया। उस कंपनी को बिजनेस नहीं मिला जितना मिलना चाहिए उतना, क्योंकि आपने उसको क्या किया, आपने उसको अवॉइड कर दिया। और आपने अवॉइड क्यों किया? बिकॉज आपको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिली थी। सो ऑलवेज आपका गोल बेस्ड होना चाहिए पॉलिसीज, ताकि आप अपना ऑब्जेक्टिव बनाते रहो। क्योंकि कोई भी कंपनी है उसको क्या करना है, प्रोडक्ट बेचनी है, पैसे कमाने हैं, प्रोडक्ट बेचनी है, पैसे कमाने हैं, दैट्स इट। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव होता है। लोगों को प्रोडक्ट क्या करना है, लोगों को प्रोडक्ट यूज करना है, दैट्स व्हाई दे आर पेइंग फॉर इट। है तो बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्टिव, बट उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, उसमें कुछ ना कुछ ये आ सकता है। जैसे कि आप प्रोडक्ट के घर पे पहुंचे, पता चला कि प्रोडक्ट का जो बॉक्स था वो टूटा हुआ था, अंदर से उसके 2 टुकड़े हो गए थे। यू मे अप्रोच द सेलर कि भाई आपने जो प्रोडक्ट दी मुझे उसका तो ये टूटा हुआ अंदर से। वो बोलेगा साहब हमारी पॉलिसी है, एक बार चीज बेची हम लोग वापस नहीं लेते। आपने देखा कई बार बड़े स्टोर में बोर्ड लिखा रहता है नो एक्सचेंज नो रिटर्न, देखा है ये? बहुत से स्टोर में लिखा रहता है नो एक्सचेंज नो रिटर्न, मतलब एक बार जो गुड्स बेचा वो बेचा, उसको वापस नहीं लिया जाएगा, उसको बदली भी नहीं किया जाएगा। ये पॉलिसी गलत है। व्हाट इफ के जेन्युइन रीजन हो, कस्टमर झूठ नहीं बोलता, जेन्युइनली वो प्रोडक्ट डैमेज हो उसके हाथ में आई तो क्या होता है, इट विल लीड टू द कंफ्यूजन, झगड़ा, क्वारल, ये सब होता है, कस्टमर को चीटेड फील होता है। एज ए रिजल्ट कंपनी जो है वो लॉन्ग रन में बिजनेस नहीं पाएगी। क्योंकि आप उसको बोलोगे कि भाई ये तो चोर कंपनी है, टूटी हुई चीज मेरे को थमा दी और बाद में उन लोगों ने मुझे रिप्लेसमेंट भी नहीं दिया, मुझे रिपेयर भी नहीं करके दिया। कभी कभी बात कंज्यूमर कोर्ट में भी चली जाती है, केस हो जाता है, और कई बार कंज्यूमर कोर्ट में से जो है लोगों को जस्टिस भी मिलता है। लेकिन इन शॉर्ट कंपनी के लिए ये अच्छा नहीं है। ओके, सो दिस इज अबाउट गोल बेस, कि आपका गोल होना चाहिए कुछ कुछ। पॉलिसी क्यों बनाई, ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई तुमने, ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई कि आप कस्टमर को हेल्प करोगे, कस्टमर का आप केयर लोगे? बोला ऐसी पॉलिसी बनाई बिकॉज हमारा गोल है कि हम अपने कस्टमर को खुश रखना चाहते हैं, ताकि वो हमारे पास बार बार प्रोडक्ट खरीदे, हमारे लॉयल बन जाए, हमारे साथ उनका बॉन्डिंग बन जाए। और वो बॉन्डिंग बनाने के लिए हमने अच्छी पॉलिसीज रखी है। सो दिस इज व्हाट, कि हमारा गोल था कि हम हमारे कस्टमर्स को खुश रखना चाहते हैं।
पूरे मार्केट में सर्वे करो तो हमारे कस्टमर सबसे ज्यादा खुश हैं, और ये अचीव करने के लिए हमने ऐसी पॉलिसीज बनाई है। सो दिस इज गोल बेस्ड पॉलिसीज। ओके, समझा इतना? कोई डाउट, क्वेरीज, कंफ्यूजन? नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। कि भाई पॉलिसी अपना मेन सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो इसमें हम लोग ने अब तक पॉलिसी क्यों समझा, व्हाई वी अंडरस्टूड अबाउट द पॉलिसी, तो पॉलिसी ही है जो स्ट्रेटेजी को अचीव करने में काम आती है। सो डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी, कि भाई फर्क क्या है दोनों में? दोनों सेम ही लग रहे हैं मुझे तो नहीं, दोनों सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। एंड वो डिफरेंस क्या है, दैट आई विल नैरेट यू इन दिस। टर्म पॉलिसी स्टेटमेंट कंसीडर सिनोनिम टू स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी और पॉलिसी अलग होता है, उसको सेम मत समझो कि पॉलिसी भी वही है, स्ट्रेटेजी भी वही है। स्ट्रेटेजी का शुद्ध रूपांतर, भाषांतर होता है व्यूह रचना। व्यूह रचना मतलब पहले के जब लड़ाई होती थी, वॉर होता था, तो दोनों आर्मी आमने सामने आते थे, दो कंट्री के आर्मी आमने सामने आते थे, तो वो लोग अपनी कुछ व्यूह रचना बनाते थे कि हम ऐसे फाइट करेंगे तो जीत जाएंगे। तो ये जो मार्केटिंग है, सेल है, वो भी कोई युद्ध से कम नहीं है। इट इज ऑल्सो लाइक अ वॉर। आपके सामने दूसरी कंपनीज है, यहाँ पर दूसरे कंट्री नहीं है, दूसरी कंपनीज है कि जो आपके साथ लड़ाई में है। किस चीज की लड़ाई? अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, सारे कस्टमर को कैप्चर करना है, मार्केट में सबसे ज्यादा अपना शेयर होना चाहिए। तो ये लड़ाई से कम नहीं है। इट इज एज गुड एज अ वॉर बिटवीन वेरियस कंपनीज। कौन अपनी प्रोडक्ट बेच के आए, कौन अपनी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा लोगों को बेचे, लोगों को सबसे ज्यादा किसकी प्रोडक्ट पसंद आए। तो ये वॉर जैसा ही है, इसलिए यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि भाई मैं अगर साबुन बेच रहा हूँ तो मेरे से तो 50 लोग हैं जो साबुन बनाते बेचते हैं, तो इन सब में से लोग सिर्फ मेरा साबुन क्यों खरीदे? क्योंकि कीप इन द माइंड, बहुत ही एकदम लोअर कैटेगरी के लोग होते हैं ना, वो प्राइस वॉर पे उतर आते हैं कि सस्ता बेचो ना, सस्ता दो तो सब लोग लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ लोग सस्ता महंगा देख के खरीदते तो आज कोई महंगी प्रोडक्ट बिकती ही नहीं थी। आज आईफोन क्यों बिकता? आज आईफोन BMW क्यों बिकती? मर्सिडीज क्यों बिकती? वो तो बहुत कॉस्टली है ना, इट्स वेरी कॉस्टली। सो प्राइस इज नॉट ऑलवेज द क्राइटेरिया। और मार्केटिंग की दुनिया में एक बात हमेशा याद रखो कि सब्जेक्ट जो है वो मार्केटिंग को पर्टेनिंग ही है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या फिर एडवर्टाइजिंग, ये सब्जेक्ट जो है इट इज पर्टेनिंग टू मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में हर प्रोडक्ट के लिए एक कस्टमर होता है जिसे हम बोलते हैं टारगेट ऑडियंस। कोई भी प्रोडक्ट हो आपकी, सस्ते से सस्ती या महंगे से महंगी, सबके लिए कोई ना कोई कस्टमर है। आपकी एज ए मार्केटर ड्यूटी क्या है कि उस कस्टमर को ढूंढो, उस कस्टमर तक पहुंचो कि जो आपकी प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार बैठा है, जो आपकी प्रोडक्ट को वेलकम करेगा, जो आपकी प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, यूज करेगा, जो आपकी प्रोडक्ट को बाय करेगा। तो ऑलवेज आपका ड्यूटी यही है कि आप उस कस्टमर तक पहुंचो। कस्टमर आप तक शायद नहीं आए, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे के कुएं के पास जाना पड़ता है। और खासकर जब जो प्यासा है उसको दो चार कुएं दिखे तो वो अपने कुएं तक आना चाहिए। मतलब जब बायर को दो चार कंपनी दिखती है या एक से ज्यादा कंपनीज दिखती है तो ही शुड कम टू आवर कंपनी। ये गोल होता है एडवर्टाइजमेंट का, मार्केटिंग पर्सन का, सेल्स पर्सन का। सो इसीलिए आपके पास कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। प्राइस वॉर तो बहुत ही घटिया स्ट्रेटेजी है। जो जो कुछ नहीं कर सकता ना, वो प्राइस वॉर पे उतर आता है। जिसके पास कोई अच्छा कैपेबिलिटी नहीं है, जिसके पास कोई अच्छी स्किल नहीं है, वो सबसे लास्ट रिजोर्ट क्या करता है? डिस्काउंट फेंको, प्रोडक्ट का ऑर्डर लो। लेकिन वो हर बार नहीं चलता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ज्यादा पेमेंट देने के लिए भी रेडी है, पर उनको क्वालिटी चाहिए। कुछ लोग हैं ज्यादा पेमेंट देने के लिए रेडी है क्योंकि उनको बेटर फीचर चाहिए। कुछ लोग ज्यादा पेमेंट देने के लिए रेडी होते हैं क्योंकि उनको अच्छी सर्विस चाहिए। आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई देख, पैसों की फिक्र मत कर, ओके, लेकिन मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। कि अगर भी अपने हॉस्पिटल में देख रहे हैं सीन ऐसा, खासकर फिल्मों में देखने मिलता है ऐसा, कि डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर साहब कितना भी पैसा ले लो लेकिन इस पर्सन की जान बचा लो। अब पैसा जान के डायरेक्ट प्रोपोर्शन थोड़ी ना कि ज्यादा पैसे दिए तो उसकी ज्यादा जान बच गई, कम दिए तो मर गया वो। बट दिस इज एक इवेल्युएशन होता है। इसलिए हर टाइम आपको लो कॉस्ट प्रोडक्ट आपकी चल जाएगी ऐसा नहीं है। मैनी टाइम्स
पहले जो बीच में कुछ सालों पहले ट्रेंड चला था कि चाइना ने अपनी सारी प्रोडक्ट डंप कर दी थी, एकदम सस्ती वाली, एकदम चीपेस्ट। अगर कंप्यूटर का माउस 500 रुपए का तो चाइना का माउस 100 रुपए का आता था। तो लोग समझते थे, कह रहे 100 रुपया 5 माउस आ जाएंगे यार। पर बाद में पता चला धीरे धीरे बहुत ही शॉर्ट टाइम में कि तो क्वालिटी एकदम थर्ड क्लास है, ये कब खत्म हो जाएगा कब खराब हो जाएगा पता नहीं चलता। कुछ लोग उसमें भी आर्गुमेंट करते हैं, कह रहे 5 मैं ले रहा हूँ प्रोडक्ट। या अंबिका, टेल मी, यू वांट टू आस्क समथिंग? Yes, sir. या टेल Sir, मी। we have a IT का lecture 10:30. 10:30 कैसे हो सकता है? 10:40 होगा। आप टाइम टेबल फिर से चेक करो। सर नहीं, उन्होंने भेजा, आपका लेक्चर लेट चालू हुआ एक्चुअली। लेट कैसे चालू हुआ? टाइम टेबल देखा है आपने? मैं टाइम टेबल के हाँ हिसाब से सर, चल रहा हूँ। हाँ सर, टाइम टाइम टेबल के हिसाब से देखा सर। टाइम टेबल जो है, जो नया लेटेस्ट टाइम टेबल दिया उसमें सारे जो है वो राउंड क्लॉक में चल होता है। 8 to 8:50, 9 to 9:50, 10 to 10:50। हालांकि 15 का लेक्चर होता नहीं हमारा है, 40 मिनट का ही 40 होता है। मिनट्स का ही लेक्चर बता रहे हैं, 40 क्योंकि अभी मिनट्स का नहीं लोहिता होगा। मैम का मैसेज आया। लोहिता मैम का भी मैसेज आया सर, 10:30 का लेक्चर है उनका। ठीक है, ओके, मैं वाइंड अप करता हूँ। आई विल जस्ट वाइंड इट अप, ओके। सॉरी बट सर, यू कैन कंफर्म विथ, नहीं इट्स ओके। एक्चुअली हम लोग को टाइम टेबल सबको सेम ही टाइम टेबल दिया है कि लाइक आई 8 कंफर्म to विद डायना मैम। 8। हाँ नहीं ठीक है, आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने मैसेज टाइम के साथ ही हम लोग को दिया था। एंड एक्चुअली वो 50 मिनट को दिया, लेकिन एक्चुअली लेक्चर 40 मिनट के जूम का लिमिटेशन है। जूम जो है वो 40 मिनट का ही सेशन देता है। ओके, सो डोंट वरी। ये जो टाइमिंग जो है सारे राउंड में स्टार्ट हो रहा है, लाइक 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock एंड 11 o'clock। ओके, मेरा भी लेक्चर है इसके बाद में, मेरा भी टीएमएस जो टीवाई बीएमएस है उनमें है लेक्चर। बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपको अगर उन्होंने मैसेज दिया है मैडम ने तो आई एम वाइंडिंग अप, ओके। कुछ डाउट वगैरह है तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज दे दीजिए, मैं ग्रुप में वहां पर आपको कन्वे कर दूंगा, ठीक है? श्योर सर। ओके सर, आई एम वाइंडिंग अप। क्लियर?